कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम जो लेके आए हैं वो हमारे चाहे ओटी असिस्टेंट है, ओटी टेक्नीशियन है, ओटी अटेंडेंट है एंड नर्सिंग अटेंडेंट उनके बेहद काम आने ये वाली वीडियो जो कि सब डिविजनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ईएसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बारे में तो हम वीडियो लेके आए हैं। कुछ एमसीक्यू है जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे कमेंट बार बार पूछा जा रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा जा रहा है, फेसबुक पे पूछा जा रहा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट बार बार आ रही है। और इंक्लूडिंग मुझे ऑफलाइन भी मिलके भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप हमें सिलेबस बताइए जो ओटी अटेंडेंट का और जो नर्सिंग अटेंडेंट है उनका सिलेबस। तो मैं 2 मिनट के लिए उनका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों जो सिलेबस रहने वाला है उनका क्राइटेरिया आपको पता है उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने मांगा आपसे 10th पास मांगी है और उसके साथ उन्होंने मांगा आपसे जो भी डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस मांगा है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस 50 वेरिट का, और मांगी है उन्होंने फर्स्ट एड। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ तो फर्स्ट एड से सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो 100% सही है। फर्स्ट एड मतलब कि जो आपने फर्स्ट एड की थी, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें जो एग्जाम में जो सवाल आए थे आपके वही सब पूछे जाने वाले हैं। और साथ में आपको जो प्रैक्टिकल वर्क है यानी पेशेंट की सेफ्टी हो गई, पेशेंट को शिफ्ट कराना हो गया और पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके आप कैसे जाते हैं, व्हील चेयर पे लेके कैसे जाते हैं, उसकी बेड मेकिंग कैसे करते हैं, ये सारे जो प्रैक्टिकल वर्क है आपके इससे रिलेटेड भी सवाल आएंगे। और दूसरा सवाल होता है कि आपने 10th पास उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, तो 10th पास के हिसाब से देखा जाए तो आप इससे जो पूछा जाएगा वो जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछा जाएगा। जनरल बोले तो बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है, हड्डी का नाम बताइए, सबसे छोटी का बताइए, सबसे बड़ी का बताइए, मसल्स बताइए और थायराइड ग्लैंड बताइए। ये सब जो बेसिक्स हैं ये आपने पढ़ी, क्योंकि उन्होंने 10th तक का सिलेबस मांगा है, मतलब 10th पास मांगा है, तो 10th तक के सिलेबस में ये सब चीजें कवर है। बेसिक्स पूछेंगे तो ये आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। और देखो, कोई भी इंसान के लिए बनी बनाई खिचड़ी मिलना मतलब सबसे बड़ी उसके लिए आसान वाली चीज हो जाती है। तो आसान टारगेट कभी मत चलो, यानी रास्ता जो है वो सिंपल नहीं होना चाहिए। आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, आपने मेहनत करनी है, क्योंकि आप एमसीक्यू तो ढूंढ रहे हैं, साथ में आप अपनी थ्योरी भी मेंटेन करके चलें। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, छोटी सी बात है कि एक देखा ना, कुआं देखा, कुआं कुआं मतलब कुएं के अंदर एक मेंढक होता है। मेंढक तो जानते हैं, मेंढक क्या टर टर करता रहता है बारिश के टाइम में, वैसे भी टर टर करता रहता है। लेकिन जब वो बारिश का पानी अगर बढ़ गया, कुएं का पानी बढ़ गया और उसी मेंढक को उठा के अगर समुद्र में डालेंगे तो वहां पे मगरमच्छ मिलेंगे, उससे बहुत से लोग मिलेंगे, तो वो क्या होगा, डर जाएगा, शांत हो जाएगा। वहां उस तरीके की उसकी आवाज का साउंड नहीं होगा टर टर वाले का। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप अपने आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप ठीक है, आप अपने आप में शहंशाह हैं, सब कुछ बढ़िया, आपको सब कुछ नॉलेज है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे ना तो आपके सामने मगरमच्छ से टकराएंगे। मतलब लोग ना, ऐसा लगेगा आपको अरे ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने लेवल को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, अपनी पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना है। और आप किसी पर भी डिपेंड मत रहो। मैं बोलूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत रहो। मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अचीव है, जो गोल है वो आप अचीव कर सकें, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहूंगा साथ के साथ, आप एमसीक्यू की वीडियो मेरे चैनल से हटके और किसी चैनल पर मिलते हैं तो आप जरूर देखें। अपनी तैयारी में कमी मत कर देना, आपकी जो प्रिपरेशन है ना, आपका जो गोल है उसमें कमी मत कर देना कि भाई हम ये देख रहे हैं तो ये देखेंगे। आप सब कुछ खोजो, बुक से निकालो, थ्योरिकल निकालो, प्रैक्टिकली देखो, और जो काम कर रहे हो ना उसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। जो मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि जो आप काम कर रहे हो ना, पर्टिकुलर जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर प्रैक्टिकल में आप सोचो कि इससे एमसीक्यू क्या बन सकता है। सपोज दैट कि आपने बेड मेकिंग की, बेड मेकिंग में आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने कितने कोने में बांधा, इस तरीके से सवाल आएंगे। पेशेंट को व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं, आपने सीट उसकी बेल्ट लगाई है नहीं लगाई, इससे एमसीक्यू आ सकता है। तो ये सब बेसिक सवाल है, तो वही आपसे बेसिक सी सिलेबस आने वाला है। तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें, अपनी जो पढ़ाई है, आपकी जो जो आपकी स्टेमिना है, क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपना 100% डाल दो। ये मौके बार बार नहीं मिलते, गवर्नमेंट वैकेंसी है, एक बार हो जाओगे ना, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, आउटसोर्स काम कर रहे हो, कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, या आप 10th पास करने के बाद और आपके पास फर्स्ट एड है तब आपने अप्लाई किया, तो ये अचीवमेंट ना कभी कभी मिलते हैं, जो मिले ना आपको टारगेट, इनको पूरा कर ले। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये आपको सिलेबस बता रहा था कि इस तरीके से भी आपके सामने सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के जो टॉपिक पे जो मैं बात करने जा रहा था वो मैं एमसीक्यू लेके आया, और एमसीक्यू उन लोगों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपके ओटी अटेंडेंट है या फिर नर्सिंग अटेंडेंट है, उनके बेहद काम आने वाले हैं। और हमारे ओटी असिस्टेंट है, इंक्लूडिंग ओटी असिस्टेंट या ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन को स्पेशली मैं ये बोलूंगा, अगर वो, क्योंकि सवाल जो लाया हूं मैं थोड़ा बेसिक्स लाया हूं, उन लोगों को भी आए, फर्स्ट एड से रिलेटेड है, फर्स्ट एड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ। और ओटी टेक्नीशियन अगर इनको आपको आते हैं तब भी आप रिवीजन जरूर करना, प्रैक्टिस जारी रखना, क्योंकि अगर आपको आते तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आते तो आपको ये सबक मिलेगा कि आप किसकी, आपकी तैयारी का जो लेवल है वो कहाँ पर है। तो यही मेरा बताने का पर्पज था कि सवाल को कभी भी हल्के में मत लेना है,
क्योंकि देखो आपने किताब देखी ना, जब किताब पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर भी उसको रिवीजन मारते हो, दोबारा से जाते हो ना उन पेजों को खोलने के लिए, दोबारा पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी रिवीजन हो सके। तो मेरा भी पर्पज यही रहता है कि आपकी रिवीजन भी होती रहे, आपको आते हैं तो, और जिनको नहीं आते हैं तो उनके साथ भी मैं शेयर कर सकूं, ताकि उनको अपनी तैयारी और बढ़ाने का मौका मिले। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने एमसीक्यू के पहले सवाल की तरफ चलता हूँ मैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द फॉलोइंग थिंग्स अफेक्ट बोन हीलिंग आफ्टर फ्रैक्चर एक्सेप्ट। सवाल को समझो, द फॉलोइंग थिंग्स अफेक्ट बोन हीलिंग आफ्टर फ्रैक्चर एक्सेप्ट, मतलब बोन को हीलिंग करने में, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में यह है कि निम्नलिखित चीजें फ्रैक्चर के बाद हड्डी को देर से ठीक होने देती हैं सिवाय एक के। मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसने, उसमें से एक ऐसी है कि उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो हड्डी के जल्दी ठीक हो या बाद में ठीक हो, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमें वही बताना है। तो ऑप्शंस की तरफ मैं चलता हूँ। ऑप्शन ए की बात करूँ तो एज ऑफ द पर्सन, इंसान की उम्र क्या मायने रखती है बोन हीलिंग में। या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ तो अंडरलाइंग बोन पैथोलॉजी, यानी कि हड्डी के आंतरिक रोग निदान। या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ बोन टाइप, मतलब हड्डी का प्रकार भी डिपेंड करता है किस चीज पे, उसकी बोन हीलिंग पे। या फिर ऑर्थ्रोस्कोपी। अब देखो ये एज ऑफ द पर्सन ये भी डिपेंड करती है, बोन टाइप भी डिपेंड करता है, और अंडरलाइंग बोन पैथोलॉजी ये भी डिपेंड करती है। तो इसमें जो नहीं है, जो इन्होंने एक्सेप्ट में पूछा, तो वो है ऑर्थ्रोस्कोपी। ऑर्थ्रोस्कोपी क्या है? एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, ये वो है। तो इसमें अगर राइट आंसर की तरफ जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इज द करेक्ट आंसर, ऑर्थ्रोस्कोपी। ठीक है, क्लियर है। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, पूछ रहा है व्हाट कैन वी गिव टू द इंजर्ड पर्सन, व्हाट कैन वी गिव टू द इंजर्ड पर्सन फॉर ईट एंड फूड, ईट और ड्रिंक। क्लियर। तो सवाल पूछ रहा है कि हम चोटिल व्यक्ति को खाने या पीने के लिए क्या दे सकते हैं। देखो बेसिक सवाल है, फर्स्ट एड से रिलेटेड है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जब भी इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। क्लियर है। और शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप बस मेरा सपोर्ट इतना बनाए रखें कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। इससे क्या है, और कुछ कमेंट करके बताएं, इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, तो हम एक फैमिली हैं। तो क्लियर है। चलता हूँ इसको, सवाल को मैं दोबारा बताता हूँ आपको। व्हाट कैन वी गिव टू द इंजर्ड पर्सन टू ईट और ड्रिंक, यानी अगर हिंदी में बात करूं तो हम चोटिल व्यक्ति को खाने या पीने के लिए क्या दे सकते हैं। हम चोटिल व्यक्ति को खाने या पीने के लिए क्या दे सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, लेमन वाटर है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं तो कोकोनट वाटर है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो बटर मिल्क है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो नथिंग है, क्या कुछ नहीं। तो देखो पहले नंबर सवाल को समझो, सवाल समझते समझते हमारा ब्रेन ना इस तरीके से उसको पढ़े कि पढ़ते पढ़ते हमें आंसर समझ में आना शुरू हो जाए। सवाल दोबारा से सुनो, क्या कह रहा है, व्हाट कैन वी गिव टू द इंजर्ड पर्सन टू ईट और ड्रिंक। अब देखो इंजर्ड पर्सन को हम क्या दे सकते हैं, ये इसने पूछा है। अब देखो पहले नंबर हमें ये नहीं पता कि इंजर्ड पर्सन को हुआ क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है। जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं पता है तो हम उसको कैसे दे सकते हैं नारियल पानी, क्या पता अब्डोमिनल इंजरी हो, क्या पता माउथ की इंजरी हो। तो उसने सिर्फ इंजर्ड पर्सन बोला, तो इंजर्ड पर्सन से हमें डायग्नोस का पता नहीं है, तो इसलिए हम उसको कुछ भी नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नथिंग। क्लियर है। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। आपको समझ आ रहे हैं सवाल, तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ठीक लग रहा है, और वीडियो को शेयर करते रहना साथ के साथ। क्लियर है। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन एट ए जॉइंट इज नो एज। क्या है सवाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बोन एट ए जॉइंट एज नो एज, यानी कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एक जोड़ पर हड्डी का खिसकना क्या कहलाता है। एक जोड़ पर हड्डी का खिसकना क्या कहलाता है, मतलब जब मान लो कि ये हड्डी है, ये बोन है ना, इसके अंदर हड्डी है ना, ये हड्डी खिसक गई यहाँ से, साइड में हो गई, तो अब इसको हम क्या कहेंगे मेडिकली टर्म में। सवाल ये पूछ रहा हमसे, सिंपल सी बात है कि अगर बोन को हड्डी जो वो खिसक गई है तो उस सवाल को मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, उसके जो आंसर है। तो ऑप्शन की बात करूं फ्रैक्चर कहेंगे, ऑप्शन बी की बात करूं ब्लीडिंग कहेंगे, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं डिसलोकेशन कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं शॉक कहेंगे। तो देखो सिंपल से है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ उसका, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह से बोन खिसक गई है, तो उसको डिसलोकेशन बोला जाएगा मेडिकली टर्म में। ठीक है, क्लियर है। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट कैन बी अप्लाई हॉट वाटर बोटल्स, व्हाट कैन बी अप्लाइड हॉट वाटर बोटल्स और आइस बैग्स टू द चेस्ट और द abdomen इन केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इन केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग समझिए आप, हिंदी में बता देता हूँ। आंतरिक रक्तस्राव में, आंतरिक ब्लीडिंग मतलब इंटरनल ब्लीडिंग में क्या हम छाती या पेट पर गर्म पानी की बोतलें या फिर बर्फ के बैग रख सकते हैं। सवाल ये पूछ रहा है, सिंपल सा है, आसान सा है। तो क्या हम रख सकते हैं,
देखो कई जगह आपने घरों में कहीं पे भी देखा हो, कहाँ जी ठीक है पेट में दर्द है, गर्म पानी की बोतल रख दी, ठंडे पानी की बोतल रख दी, ऐसा करते हैं। तो ये आपने सुना होगा, नहीं तो देखा होगा, नहीं तो सुना भी होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है, ये सवाल बन के आ गया है। मतलब अगर शब्दजन की बात करो तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आ गया है कि भैया आपको इस टाइप का सवाल आया कि हम बोतलें रख सकते हैं, क्योंकि बेसिक है। तो ऑप्शन ए की बात करूँ यस रख सकते हैं क्या, हाँ, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ नो, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ समटाइम्स, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ, ऑप्शन डी की बात करूँ ओनली इन वाटर। तो देखो इसने सवाल में पूछा है कि अबडोमन, चेस्ट और अबडोमन इन केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग करके इसने पूछा, तो वही पहले वाले की तरह कि हमें डायग्नोस नहीं पता इंटरनल ब्लीडिंग कहाँ की हो रही है। एब्डोमेन से मतलब स्टमक की ब्लीडिंग है, इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग है, या फिर और भी कोई ब्लीडिंग है। तो हम कैसे, जब हम श्योर ही नहीं है, डायग्नोस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नहीं देंगे। यानी कि अब अगर हम श्योर ही नहीं है तो क्या हम बोतल नहीं रखेंगे उसको। तो क्या हुआ कि इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लो, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस तरीके की उसको इंटरनल ब्लीडिंग है। क्लियर है, चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड रिवाइविंग समवन हु इज अनकॉन्शियस, एंड और नॉट ब्रीथिंग। सवाल को समझते रहना, और नॉट ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली। देखो पेशेंट इज अनकॉन्शियस है, एंड नॉट ब्रीथिंग, सांस भी नहीं ले रहा है, एंड और सांस ले रहा है तो वो सही तरीके से नहीं ले रहा। तो मैं हिंदी में बताऊं तो ये है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है जो कि बेहोश है, या सांस नहीं ले रहा है, या फिर ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, ऑप्शन ए में चॉकिंग है, ऑप्शन बी की बात करूं अटैक है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं रेस्पिरेशन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो रिसेसिकेशन है। तो देखो चोकिंग क्या होती है, चोकिंग क्या मतलब एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है कि यहाँ पे कोई है चोकिंग इस तरीके से कर देते थे, चोकिंग है, वो करेंगे क्या हम, नहीं, उससे होगा क्या, नहीं। या फिर ऑप्शन बी अटैक, अटैक करके उसको ठीक कर देंगे, ले ले जो घूसे मारे लेते हो ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। या फिर रेस्पिरेशन, सांस दे के उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर रिसेसिकेशन। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रिसेसिकेशन। रिसेसिकेशन एक प्रोसीजर है, इसमें सीपीआर अटेम्प्ट किया जाता है, बीएलएस की जाती है। अगर आपको बीएलएस और सीपीआर आता है तो आप उसको रिसेसिकेट करके उसकी जान को बचा सकते हैं। तो रिसेसिकेशन और सीपीआर से भी बहुत सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि या तो सीपीआर की मैं पर्टिकुलर एमसीक्यू लेके आऊँ, या फिर एक बार आपको सीपीआर भी पढ़ा दूं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इन दोनों टॉपिक जो मैं सोच रहा हूँ आपको भी इस बात से सहमति रखते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सीपीआर की कंप्लीट क्लास लूँ या फिर सीपीआर से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊँ, तो कमेंट जरूर करना। क्लियर है, चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। इफ ए स्टेबिंग इफ ए स्टेबिंग केस इज देयर इफ ए स्टेबिंग केस इज देयर व्हाट इज टू बी डन। एक स्टेबिंग केस आ गया आपके सामने, तो आप क्या करेंगे। तो जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, अगर चाकू मारने का मामला है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करूं रिमूव नाइफ करेंगे क्या, यानी चाकू को हटाएंगे क्या, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं अप्लाई रिंग पैड करेंगे क्या, और ऑप्शन सी की बात करूं अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर करेंगे क्या, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं अप्लाई मेडिसिन देंगे क्या, क्या करेंगे। देखिए मतलब नाइफ को नहीं हटाएंगे, रिमूव नाइफ भी नहीं करेंगे, अप्लाई अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर भी नहीं करेंगे, और ऑलरेडी उसको नाइफ लगा हुआ, तो आप डायरेक्ट प्रेशर कैसे देंगे, इस तरीके से डायरेक्ट प्रेशर देता हूँ, नहीं देंगे। या फिर मेडिसिन भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे अप्लाई रिंग पैड, जो रिंग पैड होते हैं उसको अप्लाई कर देंगे। रिंग पैड आप देख लेना, नहीं समझे तो गूगल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइड में इमेज में दिखा दूं कि जो रिंग पैड होते हैं उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अप्लाई रिंग पैड। क्लियर है, चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ए लोडेड स्ट्रेचर। सवाल पूछ रहा है हमसे हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ए लोडेड स्ट्रेचर। सवाल थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो पढ़ने से मुझे लग रहा है कि एक, अगर हिंदी में बात करूं, एक भरे हुए स्ट्रेचर को ले जाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक भरा हुआ स्ट्रेचर है मतलब उस पर लोडेड, या तो हम बोल सकते हैं एक पेशेंट है व्हील स्ट्रेचर के ऊपर, तो हमें कितने पर्सन की आवश्यकता होगी उसे उठाने के लिए। तो मैं बात करूँ ऑप्शन ए की बात करूँ तो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर लाइक 2, 4 और 6%, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं ऑलवेज 2%, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं ऑलवेज 4%, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं ऑलवेज 6 to 8%। देखो इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल मैंने क्यों बोला शुरू में, क्योंकि इसमें कई लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी मानना होता है कि भाई हम 2 लोग उठा सकते हैं, कोई कहेगा हम 4 लोग उठा सकते हैं, कोई कोई कहेगा हमें तो 6 या 8 लोग चाहिए। तो अगर इसके जो अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ मैं जाऊंगा
तो जो होना चाहिए, जो नॉर्मली आप सोच भी रहे होंगे, तो 4 लोग तो चाहिए स्ट्रेचर को उठाने के लिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑलवेज 4%। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, ए ट्रायंगुलर बैंडेज कैन बी अप्लाइड, कैन बी यूज्ड। ए ट्रायंगुलर बैंडेज कैन बी यूज्ड, मतलब त्रिकोणीय जो पट्टी होती है, ट्रायंगुलर बैंडेज जो होती है, उसको किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसमें इन्होंने दिया है ए होल क्लॉथ एंड वन फोल्ड, या फिर ऑप्शन बी दिया है नैरो बैंडेज, या फिर ऑप्शन सी दिया है ए ब्रॉड बैंडेज, या फिर ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो होल होल क्लॉथ एंड वन फोल्ड यानी कि एक पूरा कपड़ा और एक तय लगा दी, पूरा कपड़ा उसको तय लगा दी, क्या वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर तो अगर बात की जाए तो ये तीनों ही इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ये फर्स्ट एड से रिलेटेड सवाल से ना आपको काम आएंगे। आप चाहे किसी भी चीज की पढ़ाई कर लो, आपको फर्स्ट एड से रिलेटेड है, आपको ये काम आने ही वाले हैं, गारंटेड है। क्यों आएंगे? क्योंकि बेसिक्स है, और बेसिक से ही मतलब आप किसी मकान की बुनियाद को हैवी रखेंगे तभी तो एक अच्छी और बेहतरीन मंजिल खड़ी कर पाएंगे। तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स को क्लियर करना है। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन जो हमारे नर्सिंग अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओटी अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझ लो संजीवनी बूटी है ये सवाल। अगर आपको पता है तो आपकी रिवीजन हो रही है, नहीं पता है तो आप समझ लो कि आपकी जो लेवल है आप पढ़ाई वाला वो आपका कहाँ चल रहा है। तो क्लियर है? चलो, भाटी चौकिंग जो सवाल कह रहा है कि अगर तला रोदन क्या है, मतलब हिंदी में बात करें तो चौकिंग क्या है, तो इसमें चौकिंग पूछा, सीधा सीधा सवाल है, भाटी चौकिंग। 10th बेसिस पे भी ये सवाल आते हैं, सब बच्चों को पता होगा। अगर आप 10th या 9th के स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो आजकल क्या पहले भी ये पढ़ाई होती थी, चौकिंग वोकिंग इन सब के बारे में बताया जाता था। तो ऑप्शंस की मैं बात कर लेता हूँ। ए व्हेन ए पर्सन डू नॉट ईट फूड ड्यू टू थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन, व्हेन ए पर्सन डू नॉट ईट फूड ड्यू टू थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जब कोई व्यक्ति गले में अवरोधन की वजह से कुछ खा ना पाए। ऑप्शन बी की तरफ मैं चलूँ, व्हेन ए पर्सन इज हैविंग सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जब किसी व्यक्ति को वायु मार्ग अवरोधन के कारण वह सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। क्या ये सही है चौकिंग के मामले में? या फिर ऑप्शन सी, व्हेन ए पर्सन लाफिंग, या पर्सन जब हंस रहा है, क्या वो सही है? या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करूँ चौकिंग की बात, चाहे चौकिंग क्या है कि मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, एयरवे मतलब उसका यहाँ पर चौकिंग है, तो उसको ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं। ये जो कोविड चल रहा था उस टाइम में बड़ा चौकिंग वाला सीन चल रहा था एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, तो इस तरीके से मसाज वसाज कर लेते थे, तो वही चौकिंग है। तो चौकिंग का सिंपल सा, और ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है होने वाला है इसका, कि व्हेन ए पर्सन इन इज हैविंग सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि मैं बात करूं हिंदी में, कि जब किसी व्यक्ति को वायु मार्ग अवरोधन के कारण वह सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, सांस लेने में वो सांस सही से नहीं ले पा रहा है, तो वो चौकिंग कहलाएगा एक तरीके से। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज अस्थमा? देखो अस्थमा क्या है, आप लोगों ने बेसिक सवाल है ना इसमें, अस्थमा आपने सुना होगा, अस्थमा का मतलब एक बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके से जो रिएक्ट करते हैं, मतलब कोई चला उसको सांस फूल गया, ऐसा सुना है ना, तो वो अस्थमा की बीमारी होती है। सवाल सिंपल सा, इन्होंने सीधा सीधा पूछा व्हाट इज अस्थमा। तो अस्थमा के ऑप्शन इन्होंने दिए। ऑप्शन ए की बात करूं, द पर्सन एयरवे बिकम्स नैरो, स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, दिस कैन मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी कि उस व्यक्ति का वायुमार्ग सिकुड़ और सूज जाता है तथा अतिरिक्त बलगम बनता है, इससे सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। ऑप्शन बी की बात करूं, एन अटैक ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी ओनली इन यंग चिल्ड्रन, यानी कि केवल छोटे बच्चों में ही श्वसन अटैक संबंधी समस्या होना। या फिर ऑप्शन सी की बात करूं, दिस इज पैनिक अटैक, यह पैनिक दौरे हैं। या फिर ऑप्शन डी की बात करूं, द अननेचुरली फास्ट ब्रीथिंग। सिंपल है। तो जो अस्थमा क्या है, आपने देखा ही होगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, द पर्सन एयरवे बिकम नैरो, सिकुड़ रही है, सोयल मतलब सूज रही है, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा, यानी कि उस व्यक्ति का वायुमार्ग सिकुड़ और सूज जाता है तथा अतिरिक्त बलगम बनता है, इससे सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। देखो क्या होता है कि जो हमारी नली होती है वो मतलब सिकुड़ गई है, फिर ऊपर से सूज भी गई है, तो एक्स्ट्रा म्यूकस भी है, तो ये जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। तो व्हाट इज द अस्थमा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहना, और वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। 2 ही सवाल बचे हैं वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग थे, सिंपल से सवाल लेकर आया था मैं, आपके काम आने के लायक। चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। डू नॉट इंटरप्ट द रिसर्सिकेशन अंटिल, डू नॉट इंटरप्ट द रिसर्सिकेशन अंटिल, अगर हिंदी में बोलूं तो पुनः होश में लाने की प्रक्रिया को कब तक बाधित ना करें जब तक, पुनः होश में लाने की प्रक्रिया को तब तक बाधित ना करें जब तक। तो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, यू फील द वॉश हैंड, यानी आपको हाथ धोने जाना है कि इस वजह से आप इंटरप्ट कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन बी की बात करूं, फील द एयर कमिंग आउट ऑफ द नोज और माउथ,
यानी कि हवा को नाक या मुंह से बाहर आता हुआ महसूस कर रहे हैं, तब आप इंटरप्ट करेंगे। या फिर सी की बात करूँ, व्हेन यू सी गैस्पिंग, यानी कि जब आप हाँफने लगे, थक जाएं, मतलब सीपीआर करते करते या बीएलएस करते करते आप हाँफने लगे, थक जाएं, क्या तब रोक दोगे? या फिर ऑप्शन डी की बात करूं, हेल्प ट्रेंड इन सीपीआर अराइव्स एंड टेक ओवर, यानी जब तक मतलब सीपीआर प्रशिक्षित आकर स्थिति ना संभाले, मतलब आप बीएलएस कर रहे हैं, सीपीआर बीएलएस में सीपीआर तक आगे का नहीं, आप सीपीआर अटेम्प्ट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर और उसकी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है, तो आप रुकने नहीं है, आपने ना करते रहना है, जब तक करते रहना है, जब तक आपके पास जो हेल्प आपने मांगी है, सीपीआर जो प्रशिक्षित है, जिनको सीपीआर करना आता है, वो स्थिति आकर ना संभालें, तब तक आपने करते रहना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हेल्प ट्रेंड इन सीपीआर अराइव एंड टेक ओवर। क्लियर है? चलते हैं लास्ट सवाल और आखिरी सवाल की तरफ। विच इज द आइडियल साइट टू गिव सीपीआर इन चाइल्ड लेस देन 1 ईयर? समझ रहे हैं आप? सीपीआर से रिलेटेड भी सवाल थे। विच इज द आइडियल साइट टू गिव सीपीआर इन चाइल्ड लेस देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर की बात की इन्होंने, कि यानी कि अगर हिंदी बोलूं तो 1 वर्ष से छोटी उम्र वाले बच्चों को सीपीआर देने का उचित जगह कौन सी है? उचित जगह कौन सी है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए की बात करूं तो बिलो द नेक, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं अबव द अम्बलाइकस, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं सेंटर ऑफ द स्टर्नम, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं लोअर अब्डोमन। तो देखो सीपीआर का तो आपको पता है कहाँ पे देनी है, तो इन्होंने 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बोला है, तो देखो बिलो द नेक गर्दन के नीचे, या फिर नाभि के ऊपर अबव द अम्बलाइकस, या फिर सेंटर ऑफ द स्टर्नम। सेंटर ऑफ द स्टर्नम इज द राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो स्टर्नम का सेंटर है वहां पे आपने सीपीआर अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू रिलेटेड जो फर्स्ट एड से पूछे जाने वाले बेसिक सवाल होते हैं, जो हमारे किसी के भी काम आने वाले हैं, जो फर्स्ट एड से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरी वीडियो पे बने हुए हैं इतने समय से, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें, तो कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।